हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोशनी बहुत ज्यादा उत्साहित थी और शादी के बाद अपनी मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी और खुद से कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मम्मी के हाथ के चाय पकोड़े खाने को मिलेंगे। मैंने तो मम्मी को पहले ही मैसेज कर दिया है कि मुझे पकोड़े बहुत पसंद है, मेरे लिए पकोड़े बना दे। वो मुझे देखकर कितनी खुश होगी। मैं इतनी सुंदर साड़ी पहनकर जा रही हूँ, कितनी प्यारी लग रही हूँ। सबसे महंगा गहना पहनकर जाती हूँ। आखिर मेरे ससुराल वालों का रौब भी तो जमेगा। रोशनी ये सब कह रही थी कि तभी उसकी माँ शालिनी का फोन आता है और वो कहती है, अरे बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, यहाँ पर महंगे से महंगा गहना और महंगे से महंगी साड़ी पहन कर आना। माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने सासू माँ की दी हुई सबसे महंगी साड़ी पहनी है और सेट भी कम से कम 2 तोले का डाला है। और खाने में क्या खाएगी? खैर तुझसे क्या पूछना, मैं प्रदीप से ही फोन करके पूछ लेती हूँ। शालिनी ने ये कहकर फोन काट दिया और रोशनी ने खुद से कहा, माँ की बेटी मैं हूँ और वो अभी से प्रदीप को मुझसे ज्यादा भाव देने में लगी है। कोई बात नहीं, आखिर प्रदीप मेरा ही तो पति है। थोड़ी ही देर में रोशनी अच्छे से तैयार होकर आती है और प्रदीप के साथ अपने मायके जाती है। वो जैसे ही मायके पहुंची और बेल बजाने वाली थी कि उससे पहले ही शालिनी दरवाजा खोल देती है। वो रोशनी की आरती ना उतारकर प्रदीप की आरती उतारने लगती है और गाना गाती है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम दामाद बनके, मेरे घर में यूं ही रहना प्यारे दामाद बनके। दामाद जी अंगना में पधारे, हमारे सब पड़ोसी निहारे, दामाद जी आईफोन प्रो वाले। प्रदीप भी अपनी इतनी खातिरदारी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रोशनी से धीरे से कहता है, देख रही हो तुम, कितनी ज्यादा इज्जत है मेरी तुम्हारे घर में। अरे इतनी इज्जत तो मुझे अपने खुद के घर पे नहीं मिली। प्रदीप के इस मजाक पर उसकी सास और प्रदीप की बुआ सास दोनों ही हंसने लगती हैं और प्रदीप घर में प्रवेश करता है। तभी उसकी साली भागते हुए आती है और कहती है, जीजू 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 जूते उतारिए जीजू। अरे साली साहिबा, जूते वाली स्कीम सिर्फ शादी वाले दिन के लिए होती है। अब मेरे जूते लेकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। साली भी ये सुनकर चुप हो जाती है और शालिनी उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लेती है। प्रदीप और रोशनी जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। अरे आप बहुत स्मार्ट और हॉट लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गर्मा गर्म नमक पारा आ गया है। तो फिर देर किस बात की है साली साहिबा, आज चाय के साथ इस नमक पारे का स्वाद ही ले लो। वैसे इतना दूर क्यों बैठी हो, आओ मेरे पास आकर बैठो। वो क्या है ना जीजू, मुझे गर्मी अच्छी नहीं लगती और आज आपको ज्यादा ही गर्म यानी कि हॉट लग रही हो, तो मैं यही ठीक हूँ। अरे छोटी, क्यों परेशान कर रही है अपने जीजा जी को? और मम्मी कहाँ है? मम्मी तो रसोई में है, आइए मैं आपको मम्मी के पास लेकर चलती हूँ। रोशनी रसोई में जाती है और अपनी माँ से चटपटी बातें करने लगती है। और तेरी सास अच्छे से ख्याल तो रखती है ना तेरा? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही तुझे अपने ससुराल में? माँ आप तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने तो पहले ही रसोई में पूरे ससुराल वालों का दिल जीत लिया था और सब लोगों को मेरा खाना बहुत पसंद आया। हाँ मुझे सब पता है, तेरी सास का फोन आ गया था कि तूने खाना बाहर से मंगवाया था और दोपहर में कूड़ेदान के अंदर उस ब्रांड के पैकेट मिले थे जहां से तूने खाना मंगाया। अरे हाँ माँ, वो तो बस ऐसे ही, मैंने सोचा कि लोगों को इम्प्रेस करना है और खाने में कोई कसर ना रह जाए। अगर कसर रह जाती तो बेकार में दिक्कत होती, तो मैंने खाना बाहर से ही मंगवा लिया। वैसे भी मुंह दिखाई के बहुत पैसे आए थे मेरे पास, बस मौसी सास का नोट फटा हुआ निकला था। बस बस बहुत बातें हो गई, वहां दामाद जी अकेले बैठे हैं और तू यहाँ आकर मुझसे बातें लड़ा रही है। उनके पास जाकर बैठ, वो बोर हो रहे होंगे। ये क्या, जब से दामाद जी आए हैं तब से तो इस घर में मेरी किसी को पड़ी ही नहीं है, हर कोई बस दामाद जी कर रहा है। रोशनी बाहर जाकर अपने पति प्रदीप के पास बैठ जाती है, जो अपनी साली से हंस हंस कर बातें कर रहा था। अब रोशनी जाकर उन दोनों के बीच में बैठ गई और दोनों को टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर देखने लगी। दोनों भी चुप हो जाते हैं। तभी टोपी लगाए हुए प्रदीप का साला छोटू आता है और कहता है, जीजा जी एक पिक्चर, बस एक पिक्चर, मेरी सोशल मीडिया वायरल हो जाएगी।
हैशटैग न्यू जीजू एट होम, हैशटैग दीदी का पग फेरा और हैशटैग जीजू के साथ रील। वाह! प्रदीप भी इतराते हुए तरह तरह के पोज देने लगता है जैसे वो कहीं का महाराजा हो और कहता है, हाँ हाँ, ले लो ले लो ले लो, जितनी मर्जी फोटो और रील्स लेनी है ले लो, और साथ में मुझे भी कोलैब में डाल देना छोटू। वैसे मेरे 500 फॉलोवर्स है, तुम्हारी रील्स देखकर 501 फॉलोवर्स तो हो ही जाने चाहिए मेरे। तभी शालिनी बहुत सारा नाश्ता, खाना, तरह तरह के पकवान लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। इतनी ही देर में महेश यानी रोशनी के पिता भी आ जाते हैं और प्रदीप से कहते हैं, अरे खाइए खाइए दामाद जी, ये सब कुछ आपके लिए ही तो बनाया है। अरे शर्माइए मत, जितना हो सके उतना खाइए भाई। अरे पापा मम्मी, आप तो प्रदीप को ऐसे खिला रहे हो जैसे इतने दिनों में मैंने इसका खून चूस लिया हो। वैसे भी तो ये अपने घर पर बहुत ज्यादा खाते हैं और पेट देखिए कोट पैंट से भी बाहर आ रहा है। अरे बेटा, वो तो शादी की खुशी है और पहली बार दामाद जी पग फेरे के लिए घर आए हैं, तो खाली हाथ भी नहीं भेज सकते और खाली पेट तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब प्रदीप 2-3 समोसे खा जाता है और 4-5 मिठाई गटक जाता है। जितने भी तरह के पकवान रखे थे सब थोड़े थोड़े खा जाता है। उसके बाद एक लंबी सी डकार लेकर कहता है, बस बस, मेरा तो हो गया। लगता है दामाद जी आपको खाना पसंद नहीं आया। नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी बात नहीं है, वो बस मेरा थोड़ा पेट भर गया है। थोड़ा? तभी शालिनी रोशनी को एक चुटकी काटती है और रोशनी चुप हो जाती है। तभी प्रदीप के पेट में गैस बनने लगती है और वो धीरे से कहता है, लगता है थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही खा लिया है मैंने, पेट में गैस बन गई है, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकता। एक काम करता हूँ, वॉशरूम का बहाना बना देता हूँ। वो एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ हाँ बेटा, मैं ले चलता हूँ। मैं जानता हूँ, क्योंकि पग फेरे पर मैं भी एक समय में अपनी पत्नी के साथ आया था, तो मैं तुम्हारा दर्द बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। प्रदीप ये देखकर टेढ़ा मेढ़ा चेहरा बनाने लगता है और उसके बाद महेश उसे शौचालय ले जाता है। थोड़ी ही देर में अब रोशनी और प्रदीप की विदाई का समय आ जाता है। शालिनी उसके साथ बहुत सारा सामान भी बांध देती है और प्रदीप को विदागिरी में अच्छे खासे पैसे भी देती है और प्रदीप कहता है, अरे इन सब सामान की क्या जरूरत थी मम्मी जी, आपका आशीर्वाद ही काफी था ना। हाँ मम्मी, मैं तो बस आपकी यादें लेकर जाना चाहती हूँ। बहुत याद आती है मुझे अपने ससुराल में आप लोगों की। अगर ऐसी बात है बेटा तो 2-4 दिन के लिए यहीं रुक जा, उसके बाद चली जाना। मम्मी 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 मेरी सास परेशान हो जाएगी। वैसे भी उनको मेरी आदत हो चुकी है और शादी वाले घर में तो मेहमान आ रहे हैं ना। प्रदीप ने सबको सुनने के बाद अपने मन में कहा, अरे वाह, अगर रोशनी कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जाएगी तो मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर लूंगा। हाँ रोशनी, तुम कुछ दिन मम्मी के पास ही रुक जाओ ना, देखो ना वो कितना रो रही है, उन्हें तुम्हारी याद आएगी भाई। ऐसी बातें कर रहे हैं आप प्रदीप जी, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? कुछ दिनों के बाद हमें हनीमून पर भी तो जाना है। अरे तुम माँ के आंसू देखो ना, हनीमून पर तो हम फिर कभी चल लेंगे, मैं दोबारा स्केड्यूल कर लूंगा। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम माँ की सोचो बस। हाँ बेटा, अब तो यहीं रुक जा, मेरा मन कर रहा है तेरे साथ थोड़ा सा समय बिताने का। एक और सेल्फी प्लीज, एक और फोटो। छोटू अभी भी प्रदीप की फोटो खींच रहा था और प्रदीप भी विदाई में मिलने वाले सामान के साथ अलग अलग पोज में फोटो खिंचवा रहा था और प्रदीप कहता है, ठीक है मम्मी जी, आप रोशनी को यहीं रख लीजिए, 10, 15, 20, 25 महीना आप यहीं पे रख लो। ये घर भी रोशनी का है और वो घर भी रोशनी का है। अरे सारी जिंदगी रहना ही तो है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। प्रदीप ये बोलकर अब सारा सामान अपने बाजू में दबाए हुए अकेला ही निकल जाता है। उसके बाद ये सब कुछ देखकर साली साहिबा कहती है, जीजा जी तो चले गए और विदाई का सारा सामान भी ले गए, और जिन दीदी के बल पर उन्हें विदाई मिली थी उन्हें तो यही छोड़ गए। रोशनी भी अब टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर घर के अंदर आ जाती है, क्योंकि अब तो उसे घर में रुकना ही था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वहीं प्रदीप जैसे ही अपने ससुराल से बाहर निकलता है तो फोन पर अपने दोस्त से बात करते हुए कहता है, अरे भाई छुट्टी मिल गई, वो भी पूरे 10 दिन की। कोई अच्छा सा प्लान बनाते हैं। अरे मेरी पोस्ट वेडिंग पार्टी ही कर लेते हैं, सारे दोस्त मिलकर गोवा जाएंगे और फुल मस्ती करेंगे।
अरे बहुत काम कर लिया, पूरी जिंदगी काम ही तो करना है। पार्टी का सामान भी है मेरे पास तो, और विदाई में बहुत सारे पैसे भी मिले हैं। प्रदीप खुशी खुशी अब अपने दोस्तों के साथ टूर पर चला जाता है और पग फेरे पर आई हुई रोशनी अब महीने के लिए अपने मायके में ही ठहर जाती है। लेकिन जब वो वापस अपने ससुराल जाती है तो प्रदीप की जमकर खबर लेती है। अनर्थ कर दिया तुम लोगों ने। मुझ ब्राह्मण को भोज में बुला के अपमानित करते हो। कदापि मैं तुम लोगों को क्षमा नहीं करूंगा, और न ही तुम्हारे इष्ट देवता तुम्हें क्षमा करेंगे। क्या हुआ गुरुजी? आप इतने गुस्से में क्यों हो? हमसे कोई भूल हो गई क्या? मूर्ख स्त्री, खाने में बाल डालकर ये पूछती हो कि क्या भूल हो गई? तेरे घर का खाना किसने बनाया था? उससे पूछ। ऐसा करने का उसका दुस्साहस क्यों हुआ? वो मुझ ब्राह्मण को खाने में बाल डाल के दे रही है। क्षमा करे गुरुजी, मैं अभी अपनी बहू से पूछती हूँ उसने ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने उसे साफ साफ बताया था अपने बालों को कपड़े से बांध कर बनाए खाना। तेरी बहू को जरा भी भय नहीं है क्या? मैं भी उसे शराब देता हूँ। नहीं गुरुजी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अभी वो नादान है, मैं उसे सबक सिखाती हूँ। आप शांत हो जाइए गुरुजी। अरे ओ बहू, कहाँ है? इधर तो आ। क्यों रे, तेरे बाल कितने गिरते हैं? जब देखो तब खाने में बाल आ जाते हैं। बाल की कहानी खत्म कर देती हूँ। अरे मोहन, किसी नाई को बुला रे। अरे उस तरह मंगवाओ, आज इसके बाल का अंतिम संस्कार करके ही रहूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। मैं सच कहती हूँ, मैंने अपने सारे बाल बांधे थे, तब जाकर खाना बनाया था। लेकिन फिर भी खाने में कहाँ से बाल आए मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। आज तो तेरे बालों को तेरे सर से हटवा कर ही रहूंगी। कौन है ये बहू? आखिर क्यों इसके बाल हमेशा खाने में ही पाए जाते हैं? तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है कुछ महीने पहले की, जब कोमल बहू बनकर घर आई थी। जैसा नाम दिखने में भी बिल्कुल कोमल सी थी। लंबे घने सुंदर बाल, मुखड़ा मोहिनी जैसा। ऐसे ही एक दिन करुणा अपनी पड़ोसन के घर जाती है और कहती है, रूपमती, तूने मेरी बहू को देखा क्या? एक बार जरूर देखना, कितनी सुंदर है। अरे उसके बाल देखे हैं तूने? घुटनों तक लहराते हैं। उसके काले लंबे घने बाल, उफ। अच्छा, मुझे भी दिखा अपनी बहू का चेहरा और बाल, मैं भी देखूं कितने सुंदर है तेरी बहू के। अरे सच बोल रही हूँ, कोई झूठी तारीफ नहीं है। चल घर चलकर देख लेना मेरी बहू को। मुझे आज भी याद है तूने अपनी बहू की कितनी तारीफ की। उस हिसाब से तो मेरी बहू परी दिखती है। बस बस, बहुत कर ले अपनी बहू की तारीफ। लगता है अपनी बहू को खुद की नजर लगा कर रहेगी तू। चल चल, अब इतनी तारीफ मत सुन, चलकर खुद देख ले मेरी बहू का प्यारा सा मुखड़ा और लंबे घने बाल। उसे देखकर तुझे लगेगा भी नहीं कि वो शहर से है। उसके अंदर गांव वाले गुण है। वैसे तेरी बहू तो गांव की है ना? हाँ, गांव की ही है। क्यों, क्या हो गया? और आज उससे क्यों पूछ रही है? अचानक मेरी बहू की याद आ गई क्या? बस यूं ही पूछ रही थी। तेरी बहू को बहुत दिनों से देखा नहीं ना। वैसे बहू तो तेरी गांव से है, पर उसके बाल शहरी लड़कियों की तरह छोटे छोटे हैं। रूपमती को अपनी बहू की बेइज्जती बहुत बुरी लगती है और वो चुपचाप करुणा की सुंदर लंबे बालों वाली बहू को देखने जाती है। कोमल को देखकर रूपमती कहती है, अरे क्या बात है, सच में करुणा, तेरी बहू तो बड़ी सुंदर है। तुमने सच ही कहा था अपनी बहू के बारे में, लेकिन बहू के बाल लंबे हैं या नहीं, दिखा तो जरा। अरे जब मैंने बोला है तो मैं अपनी बहू के बाल भी दिखाऊंगी। बहू, खोल अपने लंबे बाल, दिखा दे इनको। वैसे तेरी बहू के बाल कुछ कम नहीं लग रहे मेरी बहू के बाल के आगे। बेचारी तेरी बहू। कोमल अपने बाल खोलकर दिखाती है और फिर रूपमती बालों की तारीफ करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन कोमल अपनी सास को खाना देकर बैठने ही वाली होती है कि तभी करुणा बोलती है, क्यों रे बहू, तेरे बालों की तारीफ क्या कर दी मैंने? तू तो गंभीर हो गई। अरे ऐसे भी क्या रोज रोज बालों का प्रदर्शन करवाना।
क्या आज भी माँ जी के खाने में बाल मिले? भगवान जी, क्या करूँ मैं इन बालों का? पता नहीं कैसे इनको माँ जी की थाली में ही जाना रहता है। बचा लेना भगवान। मटक मटक कर आ गई, हो गया तेरा मटकना। बहू, मैंने तेरे बालों की तारीफ बहुत की है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे रोज खाने में बाल दिया करेगी। माँ जी, मुझे पता ही नहीं चलता, लेकिन आपके खाने में ही क्यों बाल आते हैं? जबकि मैंने तो घूंघट भी किया था। मेरे तो बाल कहाँ से खाने में जाएंगे? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है ये हो क्या रहा है। तो क्या ये मेरे बाल है? आज से हमेशा बालों में तेल लगाकर कसकर गुथ बांध लो अपना, ना बाल झड़ेंगे और ना टूट कर गिरेंगे। जैसा सास कहती है कोमल बिल्कुल वैसा ही करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जितनी बार भी करुणा खाना खाती, ना जाने कैसे उसके खाने में बाल आ जाते। दिन बीतते गए, खाने में बाल मिलते गए। ऐसे ही एक दिन करुणा अपनी पड़ोसन से बात करती है। अरे मैं तो परेशान हो चुकी हूँ अपनी बहू के गिरते बालों से। जब देखो खाने में मिलते रहते हैं। क्या करूँ रूपमती, कुछ उपाय दे। मेरे उपाय देने से तू वैसे ही कर पाएगी क्या? अगर हाँ कर पाएगी तो ही मैं तुझे बताऊंगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं उपाय करूँगी। वैसे भी मुझे अपने बहू के झड़ते बालों से छुटकारा चाहिए। सुनो, जब से तुम्हारी बहू आई है, क्या तुमने कोई पूजा पाठ करवाया? अगर तुम किसी साधु बाबा को खाना खिलाओ तो शायद तुम्हारी बहू की समस्या दूर हो जाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो शायद, इसीलिए ये सब अनहोनी हो रही है। और आज कहीं ना कहीं मेरी ही गलती होगी। मैं ही अपनी बहू की लंबे घने काले बालों की तारीफ करे थकती नहीं थी। हाँ तो बस किसी की नजर लग गई होगी तुम्हारी बहू के बालों में। जल्दी से साधु बाबा को बुलवाओ और उसकी नजर उतरवाओ और भोजन भी करवाओ। जैसा रूपमती बोली, करुणा ने भी वैसा ही किया। और लो, आज का दिन करुणा अपनी ही बहू के बाल कटवाने के पीछे पड़ी है। और बेचारी कोमल अपनी सास के पैर पर गिरकर अपने बालों के लिए गिड़गिड़ा रही होती है। तभी पड़ोसन आकर उसे रोकते हुए कहती है, पागल हो गई है क्या? तेरा बेटा भी जिंदा है और तू अपनी बहू के बाल नहीं मुंडवा सकती? होश में आओ करुणा, होश में। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं पूरा ध्यान रखूंगी और कोशिश करूंगी कि आपके खाने में एक भी बाल ना आए। हाँ माँ, माफ कर दो, छोड़ दो कोमल को। देखो, आपने उसे ना पकड़ के रखा हुआ है, उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। अरे दर्द तो मुझे हो रहा है। इस नालायक की वजह से गुरुजी गुस्से में चले गए और अब कौन हमारे घर में ब्राह्मण को लेकर आएगा? अगर घर से ब्राह्मण बिना कुछ खाए चले गए तो घर पर दोष लग जाता है। माँ, मैं लेकर आऊंगा गुरुजी को। और हाँ कोमल, तुम फिर से खाना बनाना, और हाँ अच्छे से बनाना, और ध्यान रखना इस बार कोई भूल ना हो। मैं जा रहा हूँ साधु बाबा को ढूंढने और लेकर आऊंगा। जी, मैं पूरे शुद्ध तरीके से ही खाना बनाऊंगी, बस आप उन्हें ले आइए। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, वो बाल मेरे नहीं थे। ठीक है, अब कोई फायदा नहीं है। तुम एक काम करो, अपने सर पे ना कोई कपड़ा बांध लो, जिसके बाद तुम्हारे बाल गिरने का सवाल ही नहीं उठता। कोमल फिर से अपने सर पर कपड़ा बांधती है और खाना शुद्ध तरीके से बनाती है। सूरज भी उस ब्राह्मण को ढूंढ कर लेकर आता है और उनको फिर से शुद्ध तरीके से खाना कोमल परोसती है। लेकिन इस बार खाने में एक भी बाल नहीं मिलता और करुणा खुश हो जाती है। ब्राह्मण कोमल को आशीर्वाद देते हुए कहता है, सदा खुश रहो, तुम्हारा हमेशा कल्याण हो, और जो कोई भी तुम्हारा बुरा सोचे उसके साथ बुरा हो। ब्राह्मण के इतना कहते ही रूपमती और उसकी बहू बाहर जाते हैं और रूपमती अपनी बहू को डांटते हुए कहती है, तुम चुपचाप जाकर खाने में बाल नहीं डाल सकती थी क्या हर रोज की तरह? ये भी अब मुझे ही सिखाना पड़ेगा क्या? मुझे तो उस करुणा से चिढ़ है, जब से इतने लंबे बाल वाली बहू लाई है ना। दोनों सास बहू बातें कर ही रही होती हैं कि कैसे रूपमती की बहू हर रोज कोमल के बनाए खाने में बाल डाल दिया करती थी और उनको पता भी नहीं चलता था। दोनों इसी बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी करुणा और कोमल सारी बातें सुन लेती हैं और कहती हैं, अच्छा तो तू है मेरी बहू का बुरा चाहने वाली। अरे शर्म कर शर्म, तेरी वजह से मेरी बहू का बुरा होते होते रह गया। हमें तो अब भी पता नहीं चलता अगर हम तुझे खाना खाने के लिए बाहर बुलाने ना आए होते।
जिनको अपना समझा था वही दुश्मन निकला। माँ जी, अब इनसे दूरी बना कर रखिए, तभी खाने में बाल नहीं आएगा। किसी को नीचा दिखाकर अपनों की ज्यादा तारीफ करना बहुत बुरी बात है। ना चाहते हुए भी हम अपनों को ही दुश्मन बना लेते हैं। अब करुणा और रूपमती में कोई रिश्ता नहीं था और दोनों पड़ोसन अब अपने ही घर पर रहकर खुद की गलतियों पर पछतावा करती हैं। दिल्ली शहर में संस्कृति अपने मामा के साथ रहा करती थी। संस्कृति के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। संस्कृति अपने मामा की बहुत ज्यादा लाडली थी, इसीलिए उसके मामा उसे किसी भी चीज के लिए नहीं रोकते थे। ऐसे ही एक दिन संस्कृति के मामा उससे कहते हैं, संस्कृति बेटा, मैं चाहता हूँ तुम हमारे गांव जाकर एक बार घूम आओ, ताकि तुम्हें भी तो पता हो हमारे पास कितने जायदाद है। मामा जी, मुझे गांव में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सब आप ही संभालो। बस मुझे पार्टी करने के पैसे दे दो ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ घूम सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मैं तुम्हें अभी पैसे देने को तैयार हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी है, जो करना है करो। मामा जी, आप ही सोचो मैं कैसे रहूंगी गांव में। मैं एक शहर की लड़की हूँ, ऊपर से मिस्टर बंसल की इकलौती भांजी। मुझे ऐशो आराम में रहने की आदत है। मैं नहीं रह सकती गांव की धूल मिट्टी में। नहीं रह सकती? फिर भी तुम्हें रहना पड़ेगा। आगे तुम खुद समझदार हो। जब आप ऐसा बोल रहे हो, हर बात को अपने नजरिए से देख रहे हो, जब मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है तो ठीक है, अब मैं नहीं जाऊंगी गांव। संस्कृति अपने मामा से लड़ झगड़ के पार्टी करने चली जाती है, जहाँ वो अल्कोहल, स्मोकिंग सब करने लगती है। तभी वहाँ एक लड़के से उसकी टक्कर होती है और वो गुस्से में उससे बोलती है, क्या बात है, अब तुम जैसे भिखारी भी ऐसे महंगे क्लब में आने लग गए। शायद कहीं पर चोरी की है, तभी तो यहाँ आने की इतनी बड़ी जरूरत कर दी। अरे ओ मैडम जी, जरा अपनी जुबान को संभाल के बात कीजिए, वरना कोनो परिंदा आएगा आपकी जुबान काट के ले जाएगा और उकाब कुछ हो नहीं बिगाड़ पाओगी, समझे का नहीं? क्या अब ये कौन सी भाषा बोल रहे हो जो गवार? वैसे भी मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? तुम जैसे लोगों से बात करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे ओ पप्पा की परी, उड़ जा चुपचाप से, वरना पड़ेगी बांस की छरी। हमने साथ ज्यादा नौटंकी की ना तो बकलोली निकाल देंगे तुम्हारा, समझे? कनपट्टे के नीचे अगर एक धर देंगे ना तो तुम्हारे 7 पुस्तक हमको याद रखेंगी। और हाँ, हम यहाँ पे अपने दोस्त को लेने आए हैं, तुम्हारे जैसे या पार्टी करने के लिए नहीं, बिगड़ैल कहीं की। और हमको ना तुम जैसी बिगड़ैल लड़की से बात करने का कोनो शौक नहीं लगा है, समझी? जैसे ही राहुल वहाँ से चला जाता है, तभी वहाँ उसकी सहेली आती है और संस्कृति को वहाँ से ले जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और संस्कृति के मामा उसे समझाकर गांव भेज देते हैं और गांव में उसकी शादी करवा देते हैं। तभी वो अपने मामा से कहती है, मामा जी, क्या आपने मेरे साथ ये अच्छा किया? मुझे गांव दिखाने के बहाने आपने मेरी शादी एक गवार से कर दी, जिसके पास सिर्फ पैसा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बोलना आसान है बेटा, जिस पर बीतती है ना वही जानता है कि क्यों मैंने तेरी शादी यहाँ इस गांव में करवाई है। क्यों करवाई है मुझे तो बता दीजिए। वैसे भी इस गांव में कैसे रहूं जहाँ किसी चीज की कोई सुविधा नहीं है, ना ही यहाँ कोई क्लब है। मैं पार्टी कैसे करूंगी, कभी सोचा है आपने? तेरी जिंदगी बच गई जो राहुल तेरी जिंदगी में आया। अब तू लेकिन किंतु परंतु बोलना बंद कर। वैसे भी मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ और मेरा आधा कर्ज इन्होंने ही दिया है। हाँ, तो जब आपके पास पैसे आ जाते तब आप लौटा देते ना। मेरी शादी करवाने की क्या जरूरत थी इस गवार से? और मेरी तो इससे बहस भी हो चुकी है। वहीं उस क्लब में देखा था तुझे और उसे तू वहीं पर पसंद आ गई थी। और जब पता चला तू मेरी भांजी है तो बस इनकी डिमांड थी कि तेरी शादी उनके बेटे से हो जाए, बदले में पैसे और उसके ब्याज देना नहीं पड़ेगा। तो मतलब हम गरीब हो चुके हैं, इसलिए आपने मेरी शादी गांव में करवा दी? मुझे यकीन नहीं हो रहा है मामा जी, आपने चंद पैसों की खातिर मेरी शादी यहाँ गांव में करवा दी। शादी की अगली सुबह राहुल और संस्कृति सो रहे होते हैं। तभी वहाँ उसकी माँ आती है और दरवाजा खटखटा के संस्कृति को आवाज देती है, बहू, ओरी बहू, उठेगी या नहीं? सूरज सर पे चढ़ाया है
और नई दुल्हन होके अभी तक सो रही है। अरे राहुल बेटा, उठ जा और अपनी बीवी को भी उठा दे। ए हमारी संस्कृति, उठ जाओ, अम्मा बुला रही है। सुबह का 6 बज गया है। उठो, जाके नहा धो, रसोई में जाके खाना वाना बनाओ यार। इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है मुझे, हो सके तो 10 बजे तक उठा देना। अरे उठ जाओ, अरे बहुत काम है। अम्मा दोबारा आई ना तो खैर नहीं तुम्हारी। अरे उठो, अरे जाओ नहा धो कर तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारे चक्कर में ना अम्मा हमको भी गरियाएंगी। संस्कृति उठकर कुछ देर बाद तैयार होकर अपने सास के पास रसोई में जाती है, जहाँ उसकी सास काम कर रही होती है और कहती है, आंटी जी मुझे क्या करना होगा बता दीजिए, मैं कर दूंगी। वैसे मुझे आता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सिखा देंगी तो सीख लूंगी। का बोल रही हो बहुरिया? कौन आंटी यहाँ? हमको तो कोनो लोकत ही नहीं है। अब का करे, हमारी आँख कमजोर हो गई है। अरे कौन है यहाँ हमारी बहू की आंटी जी? यहाँ कोई नहीं है आपकी और मेरे अलावा, तो मैं आपको ही आंटी बोलूंगी ना। अरे बहुरिया, तू पगला वगला गई है क्या जो हमको आंटी बोल रही है? या हम तोरी सौतेली सास है जो ऐसे बुला रही है? हमको माँ बोला करो। राहुल भी हमको माँ बोलकर ही बुलाता है। ठीक है, मैं आपको माँ ही बोलूंगी। वैसे भी मेरी माँ बचपन में ही भगवान जी के पास चली गई, तो मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। अरे कोई बात नहीं बहुरिया, वैसे भी आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, तो हम चाहते हैं तुम कुछ मीठा बनाओ और अपनी जिंदगी में मीठा मीठा रस घोलो। लेकिन माँ जी मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। हाँ, अगर आप सिखा देंगी तो मैं सीख जाऊंगी। अरे का बात कर रही हो? तुमको कुछ बनाना नहीं आता और कुछ काम भी करना नहीं आता? अरे हमने बिटवा को तुम क्या बनाकर खिलाओगी? पहले तो हम सोच रहे थे कि तुम दोनों को छोड़कर हम तीर्थ यात्रा पे चले जाएं, लेकिन अब तुमको सारा घर का काम सिखाकर ही जाना पड़ेगा। सावित्री अपनी बहू को घर का सारा काम सिखाती है और संस्कृति भी बहुत जल्दी ही घर का सारा काम सीख जाती है। सास की तरह सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने वाली संस्कृति बहू बन जाती है। ऐसे ही एक दिन संस्कृति अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे एक बात कहनी है आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे तो। वो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अपने दोस्तों को यहाँ बुलाऊं और उन्हें पार्टी दूं। तो बताइए क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि क्यों फिजूल खर्च करना, वो भी अपने निकम्मो दोस्तों पर। रहने दे, ज्यादा पैसों की गर्मी अच्छी बात नहीं है। लेकिन माँ जी मैं अपने दोस्तों से मिली ही नहीं हूँ जब से मेरी शादी हुई है। वैसे भी आप नहीं चाहती तो मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। देख बहू, अगर तुझे पैसे ही खर्च करने हैं तो किसी अच्छी जगह पे खर्च कर जिसमें तुझे सुकून मिले। ये नहीं कि अपने आवारे दोस्तों पे खर्च कर दिए। बस मैंने बोल दिया, अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। कैसा ससुराल मिला है, पार्टी भी नहीं करने देते। पिछले 2 महीने से मैंने कोई पार्टी नहीं की है। अब ना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तेरी सोच की आवाज तो मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी, मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ। वैसे भी मेरे सोचने से कुछ होता कहाँ है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज हम लोगों को कहीं जाना है तो तैयार रहना। शाम को निकलना है, तेरे ससुर जी और राहुल आते ही हैं। माँ जी हम सब एक साथ, मतलब घर के सभी लोग चलेंगे क्या बाहर? वैसे कब तक घर वापस लौटेंगे? हाँ हम सब चलेंगे, और कब लौटेंगे वो तो मुझे भी नहीं पता। क्यों, तुझे कोई परेशानी है क्या? अगर परेशानी है तो अभी ही खत्म कर ले। संस्कृति मन ही मन खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर सभी दोस्तों को कॉल करके अपने घर बुलाती है। ये पहली बार नहीं था कि संस्कृति अपने ससुराल वालों से छुपकर पार्टी कर रही हो। शहर से कुछ ही घंटों की दूरी पर संस्कृति का ससुराल था और फिर शाम को संस्कृति बीमारी का बहाना बनाकर घर रह जाती है। कुछ देर बाद सभी दोस्त उसके घर आते हैं और पार्टी करके चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन संस्कृति घर की सफाई कर रही होती है, तभी वहाँ उसके ससुराल वाले आ जाते हैं और उसे देखकर वो कहते हैं, क्या बात है इस वक्त सफाई? माँ जी अभी सफाई कर रही हूँ, क्या करूँ, नींद ही नहीं आ रही थी रात को। सुबह के समय आँख लग गई थी, इसलिए देर से घर की सफाई कर रही हूँ। अरे ठीक है ना बहू, इतना घबरा क्यों रही है?
तू वैसे भी हम सब घर पे नहीं थे, तो शायद इसलिए तुझे नींद ना आई हो। लेकिन हमको तो कुछ अलग ही महक आ रही है। ऐसा लग रहा है घर में कुछ खुशबू वाला छिड़की हो। हाँ, वो हमने खुशबू वाली अगरबत्ती जलाई है ना, शायद उसी की खुशबू है। देख बहू, एक बात कह दूं, तू जो ये पार्टी करती है ना, यहाँ के गांव वाले हमें सब बता देते हैं। दोस्तों के पीछे बेकार है तेरा पैसा फेंकना। अगर तुझे पार्टी ही करनी है तो तू हमारे साथ कर, पैसे खर्च करने हैं तो हमारे साथ कर, भंडारा करवा, लेकिन इन बेकार से लोगों से दूर रह। तुम्हारे यही आदत के कारण तुम्हारे मामा जी आज तक कर्जे में डूबे हैं। उनको पता था कि हमारे साथ रहकर तुम सीख जाओगी, इसीलिए तुम्हारी शादी के लिए हाँ बोल दिए। लेकिन सब गलत फहमी थी उनकी। राहुल और अपनी सास की बात सुनकर संस्कृति को एहसास हो जाता है अपनी गलतियों का, और जब भी पार्टी करती है तो अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर भंडारा करवाती है और उनके साथ ही पार्टी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।